ये फिल्म बेहद दिलचस्प है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। साथ ही इस फैंटेसी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कई साल पहले के फ्रांस से, जहाँ एक हरा भरा घना जंगल दिखाया जाता है। जंगल के बीच से बहती एक नदी के किनारे जूलिया और रोजी नाम की दोनों बहनें खेल रही होती हैं। तभी उनके पिता उनके पास आते हैं। वह एक गुलाब का फूल उनके सामने रखते हैं और कहते हैं, पड़ोसी राज्य से युद्ध शुरू हो गया है। राजा ने मुझे एक खास योद्धा होने के नाते अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे आज रात ही रवाना होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा मैं लौट आऊँगा। इसके बाद हरक्युलस अपनी पत्नी बेला के पास जाता है और भावुक होकर कहता है, हमारी बेटियां अभी सो रही हैं। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। युद्ध का मैदान हमेशा खतरों से भरा रहता है, इसलिए बेला उसे भारी मन से जाते हुए देखती है। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब जूलिया और रोजी बड़ी हो चुकी हैं और गुलाब से तेल और इत्र बनाने में अपनी माँ की मदद करती हैं। इन इत्र और तेलों को बेचकर ही वे अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बेला अब राजमहल में ये सब सामान बेचने जाती है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि अब तो खाने पीने का सामान और बीज खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में इत्र और तेल कौन खरीदेगा। ये बात सुनकर जूलिया और रोजी दोनों अपनी माँ से कहती हैं, माँ कल से हम दोनों मिलकर बाजार में जाकर इत्र और तेल बेचेंगे, आप घर पर आराम करना। बेला पहले तो उन्हें अकेले भेजने से मना करती है, लेकिन दोनों बेटियों की जिद और आत्मविश्वास को देखकर वह आखिरकार मान जाती है। रात को खाना खाते समय जूलिया अपने माँ से पूछती है, माँ हमारे पिता कब लौटेंगे, उन्हें तो कई साल हो गए हैं गए हुए, और युद्ध भी अब तो कब का खत्म हो चुका है। यह सवाल सुनकर बेला अंदर से परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी तकलीफ छुपाते हुए जवाब देती है कि बेटा मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। अब रोजी सवाल करती है, माँ आपने ये घर जंगल की उस पुरानी गुफा के पास ही क्यों बनाया। बेला उन्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाती है। जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त इस जंगल की गुफा में एक दुष्ट बोना रहता था। वो सिर्फ छोटा नहीं था बल्कि उसे जादू भी आता था और वह बहुत लालची था। वह आए दिन लोगों को लूटता रहता था। जब जनता बहुत परेशान हो गई तो राजा ने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारे पिता को दी। तुम्हारे पिता उस बोने को हराकर उस गुफा से भगा देते हैं और फिर उसी के पास घर बनाकर रहते हैं ताकि फिर कोई दोबारा कोई बोना न आ जाए, क्योंकि बोनों की जिंदगी के दो ही मकसद होते हैं, गुफाएं ढूंढना और खजाना इकट्ठा करना। तो ये सुनकर जूलिया पूछती है, तो पापा ने घर और गुफा के चारों तरफ ये गुलाब की झाड़ियाँ क्यों लगाई थी। बेला मुस्कुराकर बताती है, ये खास किस्म के गुलाब की झाड़ियाँ हैं, इसकी वजह से बोनों का जादू काम नहीं करता। इन्हीं झाड़ियों के डर से बोने हमारे घर और गुफा में नहीं आ पाते। फिर दोनों बहनें पूछती हैं, फिर वह बोना कहाँ गया माँ, और क्या उसके बाद कोई और बोना नहीं आया। बेला जवाब देती है, पता नहीं, तब से तो कोई बोना नहीं दिखा। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ से काफ़ी दूर एक वीरान जगह पर कुछ बोने मौजूद हैं। उनमें से एक सरदार बोना अपने साथियों से गुस्से में कहता है, हम बोने तो हमेशा से गुफाओं में रहते थे और खजाना खोजकर उसमें इकट्ठा करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इतने सालों से हम खुले में भटक रहे हैं और कोई और खजाना भी नहीं मिल रहा है। ये तो पूरी बोना जात के लिए शर्म की बात है। यह सुनकर एक बोना कहता है, इसलिए अब मुझे ही अकेले गुफा और खजाने की तलाश करनी पड़ेगी। यह सुनकर एक बोना कहता है, सरदार हमने आसपास काफ़ी खोजबीन की थी पर कुछ भी नहीं मिला। इस पर सरदार गुस्से से कहता है, क्योंकि आसपास कुछ है भी नहीं। अब मैं दूर दराज के इलाकों में जाऊंगा, क्योंकि गुफा और खजाने के बिना हम बोनों की जिंदगी पर धिक्कार है। यह कहकर वह बोना गुफा और खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो कई घंटों तक चलता रहता है और आखिरकार अगली सुबह वह पहुंच जाता है उसी जंगल में जहां बेला का घर है। जैसे ही वह जंगल की एक पहाड़ी पर चढ़ता है, उसकी नज़र पुरानी गुफा पर पड़ती है, वही गुफा जिसमें सालों पहले वह दुष्ट बोना रहा करता था। और जब वह दूसरी दिशा में देखता है और उसे जंगल के पार दूर राजा का महल भी दिख जाता है। ये सब देखकर बोना सरदार बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे गुफा मिल गई थी और लूटने के लिए राजा का महल भी। अगले सीन में हम देखते हैं जूलिया और रोजी जो टोकरी में गुलाब का इत्र और तेल लेकर राज्य के बाजार में पहुंचती हैं। वहाँ उन्हें यह देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा होता है कि लोगों की हालत और भी बुरी हो चुकी है। कई लोगों के पास तो खाना खाने के लिए और अनाज लेने तक के पैसे नहीं हैं। जूलिया चिंतित होकर कहती है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो सब भूखे मारे जाएंगे, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। दृश्य कट होता है और अब सीन राजमहल का दिखाया जाता है, जहाँ राजा अपने मंत्री से पूछते हैं, क्या यह सच है कि लोग इतनी बुरी हालत में हैं। मंत्री सिर झुकाकर कहता है, हाँ महाराज यह बिल्कुल सच है। इस पर राजा गुस्से में पूछते हैं, तो अब तक हमने प्रजा की मदद क्यों नहीं की। मंत्री कहता है, महाराज यदि हम राजकोष से धन निकालकर लोगों की मदद करेंगे तो लोग बार बार हम पर निर्भर हो जाएंगे। यह सुनकर राजकुमार पोल्प कहता है, अगर ऐसे कठिन समय में भी हम अगर प्रजा की मदद नहीं करेंगे तो लोग भूख से मरने लगेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी।
राजा अब स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि राजकोष से धन निकालकर लोगों को अनाज और बीज खरीदने में सहायता की जाए। अब सीन कट होता है, हम फिर से बाजार में आते हैं। जूलिया अपनी बहन से कहती है, मैंने अपने सारे इत्र और तेल बेच दिए हैं। रोजी कहती है, मेरे पास अभी भी 1-2 शीशी बची हुई हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तभी एक आदमी रोजी के पास आता है, गुलाब का इत्र सूंघता है और कहता है, यह बहुत अच्छा है, पर मेरे पास तो 2 सिक्के भी नहीं है अनाज लेने के लिए, मैं इत्र कैसे खरीदूं। उसकी मजबूरी देखकर रोजी उसे 1 शीशी इत्र मुफ्त में दे देती है। वह आदमी बहुत खुश हो जाता है। जूलिया मुस्कुराकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। इस बीच राजकुमार पोल अपने खजांची के साथ घोड़े पर सवार होकर बाजार में आते हैं। वे सब लोगों से कहते हैं, आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं राजकोष से धन वितरित करवा रहा हूँ जिससे आप खाद्य सामग्री और बीज खरीद सकें। राजकुमार की इस उदारता को देखकर वहां मौजूद जनता और जूलिया रोजी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बाजार में आता है एक दुष्ट बोना और इस वक्त वह अमीर व्यापारी का रूप धारण किए हुए है। वह राजकुमार के घोड़े के सामने से होकर राजमहल की ओर बढ़ता है। उसे देखकर राजकुमार का घोड़ा थोड़ा सा बिदक जाता है। यह देखकर जूलिया घोड़े के पास जाती है और उसका सिर हिलाकर उसे शांत कर देती है। राजकुमार पोल आश्चर्यचकित होकर घोड़े से उतरते हैं और जूलिया से पूछते हैं, तुमने यह कैसे किया। जूलिया जवाब देती है, बचपन से ही मुझे जानवरों से घुलने मिलने का हुनर है। राजकुमार को जूलिया और उसका हुनर बेहद पसंद आ जाते हैं। वह उसका हाथ पकड़कर उसे महल के परिसर में ले जाता है। कुछ देर वे बात करते हैं। जूलिया अपने बारे में बताती है और राजकुमार भी उससे मिलकर बहुत प्रसन्न होता है। फिर राजकुमार के कहने पर जूलिया उसके साथ डांस करने लगती है। इसी दौरान दरबार के भीतर अब चावल के व्यापारी के वेश में आया है वह बोना। राजा उसे देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम हमारे दरबार में कैसे आए हो। वह जवाब देता है कि मैं दूसरे राज्य का एक बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे पता चला है कि आपके राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। राजा पूछते हैं, तो आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हो। बोना उत्तर देता है, मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं आपके राजकोष का सारा धन 3 गुना कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा उसके जाल में फंस जाते हैं और उसे राजकोष का खजाना दिखाने के लिए ले जाते हैं। उधर महल के बाहर राजकुमार पोल के साथ नाचने के बाद अब जूलिया अपनी बहन रोजी के साथ घर लौटने लगती है तो राजकुमार मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जल्द ही जंगल में तुम्हारे घर मिलने आऊंगा। इस पर रोजी हंसते हुए कहती है, तो मेरी बहन आपका इंतजार करेगी। इधर महल के धन भंडार कक्ष में दुष्ट बोना राजा से कहता है, महाराज आपके राजकोष में तो बहुत थोड़ा सा ही धन बचा है। राजा जवाब देते हैं, हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम इसे 3 गुना कर सको। बोना आत्मविश्वास से कहता है, निश्चित रहिए महाराज, मैं सब देख लूंगा। इसी बीच दरबार में राजकुमार पोल अपने पिता को पुकारता है, जिससे राजा बोने को कक्ष में अकेले छोड़कर अपने बेटे से मिलने चले जाते हैं। अब मौका मिलते ही दुष्ट बोना अपनी लंबी दाढ़ी सहलाता है और फिर जादू से अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वहां रखे थोड़े बहुत खजाने को अपनी पोटली में भरता है और महल से बाहर निकलने लगता है। दूसरी ओर राजा अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि आज एक चमत्कारी व्यापारी आया है, उसने हमारे खजाने को 3 गुना कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार पोल चौंक जाते हैं और तुरंत अपने पिता के साथ राजकोष वाले कक्ष में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि सारा धन गायब है और जमीन पर पड़ा है सिर्फ एक कागज जिस पर बोने का चित्र बना हुआ है। यह देखकर राजकुमार पोल कहते हैं, पिताजी वह कोई दुष्ट बोना था जिसने रूप बदलकर आपको धोखा दिया और सारा धन चुरा कर ले गया। अब वो बोना पोटली में खजाना भरकर महल से निकल जाता है और बाजार से होते हुए जंगल की ओर भागता है। राजकुमार पोल कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर वह अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही जंगल की ओर बोने को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के भीतर वह बोना धन की पोटली लिए तेजी से भाग रहा होता है। उसके पीछे पीछे ही राजकुमार घोड़े पर आ रहा होता है। आखिरकार राजकुमार पोल घोड़े से उतरते हैं और दुष्ट बोने से पोटली छीन लेते हैं। लेकिन वह लालची बोना गुस्से में भला बुरा कहने लगता है और फिर अपनी दाढ़ी को सहलाकर जादू करता है और राजकुमार को एक भालू में बदल देता है। भालू बनते ही बेचारा राजकुमार पोटली छोड़ देता है और वह बोना फिर से पोटली को उठाकर भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जूलिया और रोजी बाजार से अपने घर की ओर लौट रही हैं। उन्हें राजकोष की चोरी राजकुमार के भालू में बदलने की कोई खबर नहीं होती। इधर वो बोना बेला के घर तक पहुंच जाता है। वह गुलाब की झाड़ियों के सामने खड़ा होकर बेला से कहता है, 2 सोने के सिक्कों के बदले मुझे अपना घर और उसके बगल की गुफा बेच दो। इतने सालों बाद एक बोने को देखकर बेला चौंक जाती है। वह गुस्से में कहती है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं बेचने वाली। और वह बोना उसे और ज्यादा सिक्कों का लालच देता है, लेकिन बेला इस बार भी उसे साफ मना कर देती है। गुस्से में आकर बोना अपनी दाढ़ी को सहलाने लगता है ताकि उसे मेंढक में बदल सके, लेकिन वह जब जादू करता है तो बेला मेंढक में नहीं बदलती। यह देखकर बोना चौंक जाता है। बेला दृढ़ता से कहती है, ये जो खास गुलाब की झाड़ियां हैं वे किसी भी बुरी नियत वाले जादू को रोक सकती हैं, इसलिए तुम्हारा जादू इस झाड़ी के पार काम नहीं करेगा। अब सीन कट होता है। रात का वक्त है और हमें जंगल में भालू बने राजकुमार पोल को दिखाया जाता है। वो बहुत दुखी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अब क्या करे, कहाँ जाए और कैसे अपने असली रूप में वापस आए।
वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक पेड़ के पास बैठी जूलिया अपनी बहन रोजी से कहती है, राजकुमार ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे मिलने आएगा, लेकिन वह आया क्यों नहीं। रोजी मुस्कुराकर कहती है, लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है, तभी तुम इतनी बेचैन हो रही हो। लेकिन अगली सुबह जब दोनों बहनें बाजार से इत्र बेचकर लौट रही होती हैं तो उन्हें जंगल के एक हिस्से से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वे दोनों उसी ही दिशा में जाती हैं और देखती हैं वही दुष्ट बोना, जिसकी लंबी दाढ़ी एक पेड़ की जड़ में फंस गई है और वह किसी तरह से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। बोना उन्हें देखकर मदद मांगता है। जूलिया और रोजी उसकी असलियत से अनजान पहले थोड़ी हिचकिचाती हैं। जूलिया कहती है, माँ ने बताया था ना कि बोने अक्सर धोखेबाज और दुष्ट होते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। रोजी कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अब दोनों बहनें दाढ़ी को जड़ से निकालने की कोशिश करती हैं, पर जब वह दाढ़ी नहीं निकलती तो वह कुल्हाड़ी से उसकी दाढ़ी का फंसा हुआ हिस्सा काट देती हैं। दाढ़ी तो छूट जाती है, लेकिन कटी हुई दाढ़ी देखकर बोना गुस्से में तमतमा उठता है। वह उन दोनों बहनों को भला बुरा कहने लगता है और बिना धन्यवाद बोले धन की पोटली को उठाकर आगे बढ़ जाता है। बोने के इस व्यवहार को देखकर जूलिया रोजी से कहती है, इसने तो शुक्रिया कहना भी जरूरी नहीं समझा और उल्टा हम पर ही भड़क गया। इसके बाद दोनों बहनें अपने घर लौटती हैं और अपनी माँ बेला को बताती हैं कि आज हमें जंगल में एक बोना मिला था। बेला चिंतित होकर कहती है, उसने तुम दोनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। वो कहती है, नहीं माँ, उसने हमें कुछ नहीं कहा। घर के अंदर जूलिया अपनी माँ से कहती है, आज राजकुमार ने मेरे साथ डांस किया और उसने कहा था कि वह मुझसे मिलने आएगा। बेला गंभीर होकर कहती है, बेटा वो एक राजकुमार है, उससे ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दुष्ट बोना जंगल में एक जगह गड्ढा खोद रहा होता है ताकि उसमें चुराया हुआ धन छिपा सके। इसी दौरान उसके मन में ख्याल आता है कि भालू बन चुका राजकुमार जंगल में घूम रहा है और उसके लिए खतरा बन सकता है। उसे रास्ते से हटाने के लिए बोना एक नई चाल चलता है। फिर वह अपनी लंबी दाढ़ी सहलाता है और जादू से एक नए व्यापारी का रूप धारण कर लेता है। उधर राजमहल में राजा का मंत्री दुखी होकर राजा से कहता है, हमने जंगल में हर जगह तलाश की, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला, हमें वहां सिर्फ उनकी तलवार मिली है। इसी बीच नए व्यापारी का रूप लिए दुष्ट बोना महल पहुंचता है और कहता है, महाराज मैं आपके लिए एक जरूरी खबर लाया हूँ। राजा पूछते हैं, तुम कौन हो और क्या खबर लाए हो। बोना कहता है, मैं दूर देश से आया हुआ एक व्यापारी हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जंगल में एक बोने को धन की पोटली लिए भागते हुए देखा था और फिर वह जादू से एक भालू में बदल गया। यह सुनकर राजा चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्या उस वक्त राजकुमार भी वहां मौजूद थे। बोना चालाकी से जवाब देता है, महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि वही बोना जिसने भालू का रूप लिया राजकुमार को कहीं छिपाए बैठा है। अगर आप उस भालू को मार डालें तो उसका जादू टूट जाएगा और राजकुमार आजाद हो जाएगा। लेकिन बेटे से ना मिलने से दुखी राजा एक बार फिर बोने के जासे में आ जाता है। वह अपने मंत्री से कहता है, राज्य के सभी चुने हुए शिकारी उस भालू को मारने के लिए जंगल में भेजे जाएं। मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे को वापस देखना है। राजा के आदेश पर मंत्री कुछ विशेष सिपाहियों और शिकारियों को इकट्ठा करता है और सभी को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। किसी को भी यह मालूम नहीं होता कि जिस भालू को वे मारने जा रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार पोल ही है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि दुष्ट बोना अपने असली रूप में एक जगह पानी पीने के लिए झुकता है, लेकिन तभी उसकी लंबी दाढ़ी पानी के भीतर एक पत्थर में फंस जाती है और वह दर्द से चिल्ला उठता है। बिल्कुल उसी वक्त वहां से गुजर रही जूलिया और रोजी को उसकी चीख सुनाई देती है और फिर वे उसकी मदद के लिए वहां पहुंचती हैं। बोना उसी वक्त गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी या वही खड़ी खड़ी देखती रहोगी। दोनों बहनें दिल से नेक होती हैं, इसलिए वे बिना सोच विचार करे दाढ़ी छुड़ाने में उसकी मदद करने लगती हैं। जब दाढ़ी नहीं छूटती तो रोजी फिर से एक कैंची से दाढ़ी का फंसा हुआ हिस्सा काट देती है। इससे बोना छूट तो जाता है, पर एक बार फिर दाढ़ी कटने की वजह से वह भड़क उठता है और फिर बिना धन्यवाद बोले गुस्से में पोटली उठाकर आगे बढ़ जाता है। अब सीन कट होता है। जूलिया दुखी मन से कहती है, शायद राजकुमार मुझे भूल गया है। रोजी उसे दिलासा देती है कि तुम उम्मीद मत छोड़ो, शायद वो किसी काम में व्यस्त होगा। अभी उन्हें अचानक भालू बना हुआ राजकुमार दिखता है। रोजी कहती है, इस जंगल में मैंने पहली बार भालू देखा है, लेकिन ये तो बहुत शांत और डरा हुआ लग रहा है। दोनों बहनें आपसरी में बात कर रही होती हैं। तभी राजा का मंत्री शिकारी सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। उन्हें देखकर भालू डरकर भाग जाता है। जूलिया और रोजी मंत्री से पूछती हैं, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। मंत्री बताता है कि राजा का आदेश है जंगल के एक विशाल भालू का शिकार करना है। अब सीन फिर से बदलता है। दुष्ट बोना एक बड़े पत्थर के नीचे अपनी फिर से दाढ़ी फंसा बैठता है। वो जी जान लगाकर कोशिश करता है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं निकलती। उसी रास्ते से घर लौट रही दोनों बहनें फिर से उसे परेशान हालत में देखती हैं। वे जाकर उससे पूछती हैं कि तुम अपनी दाढ़ी को पूरा ही क्यों नहीं काट देते। बोना गुस्से में बड़बड़ाता है और कहता है, फिर से ऐसा मत बोलना, अगर मदद करनी है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। इस बार भी रोजी दया दिखाती है और उसकी दाढ़ी काट देती है। बोना छूट तो जाता है, पर अब उसकी दाढ़ी पहले से काफी छोटी हो चुकी होती है। वह चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों ने मेरी खास दाढ़ी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
अब दोनों बहनें एक समझदारी भरा काम करती हैं। वे जंगल में भालू को पकड़ने के लिए बिछाए गए लोहे के सारे जाल उठाकर अपने घर में ले आती हैं। वे अपनी माँ बेला से कहती हैं, हम उस निर्दोष भालू को मरने नहीं देंगे। बेला मुस्कुराकर कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटियों। अब वे माँ को ये भी बताती हैं कि आज फिर से वह बोना मिला था और जब हमने उसकी दाढ़ी काटी तो वह हम पर बुरी तरह से भड़क गया। बेला गंभीर होकर कहती है, वो दाढ़ी पर इसलिए नाराज हुआ क्योंकि बोने जादू करने के लिए दाढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। जितनी लंबी दाढ़ी उतना शक्तिशाली जादू। अगर उनकी दाढ़ी छोटी हो जाए तो उनका जादू कमजोर भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि वह खत्म हो जाए। बेला अब अपनी बेटियों को सख्त लहजे में कहती हैं, उस बोने का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम दोनों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अब से मैं खुद ही बाजार जाऊंगी और इत्र बेचूंगी। यह सुनकर दोनों बहनें कहती हैं, माँ यह सही नहीं है, लेकिन बेला समझाती है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए यही ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, रात का समय है। राजा के दरबार में मंत्री और शिकारी बताते हैं, महाराज हमने भालू के लिए जाल बिछा दिया है लेकिन वह अब तक काबू में नहीं आया। राजा गुस्से से भड़क उठता है, अगर जल्दी ही उस भालू को नहीं मारा तो मैं तुम्हें पद से हटा दूंगा। राजा के क्रोधित होने से घबराया मंत्री अब कुछ चुनिंदा शिकारियों के साथ जंगल का कोना कोना छानने लगता है। आखिर उन्हें एक जगह भालू दिखाई देता है और वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बेचारा भालू बना राजकुमार उनके तीरों से बचने की कोशिश करता है पर शिकारी किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहते। आखिर में वह भागते हुए एक पहाड़ी की दरारों में जाकर छिप जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका एक पैर लोहे के जाल में फंस जाता है। वो दर्द से कराता है, लेकिन गनीमत ये होती है कि शिकारी उसे नहीं देख पाते। शाम होने पर भालू बना राजकुमार दर्द से तड़पता हुआ बेला के घर की ओर चीखता हुआ जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी ये हालत देखकर बेला और उसकी बेटियां घबरा जाती हैं और वे तुरंत उसे अंदर ले जाती हैं। बेला चिमटे से उसके पैरों में फंसे लोहे के जाल को निकालती है और जाल के कसने से भालू के पैर से खून बह रहा होता है। इसी बीच राजा का मंत्री और शिकारी भालू को खोजते हुए बेला के घर तक पहुंच जाते हैं। बाहर से आवाज सुनते ही बेला कहती है, हमें भालू को कहीं छिपाना होगा वरना ये लोग उसे मार देंगे। अब जैसे ही दरवाजा खटकता है, बेला दरवाजा खोलती है। मंत्री कहता है, हमें राजा से आदेश मिला है, एक जादूगर बोना भालू का रूप लेकर पूरे जंगल में घूम रहा है, हम उसे मारने आए हैं। बेला जवाब देती है कि यहाँ कोई भालू नहीं आया। मंत्री फिर कहता है, भालू के खून के निशान आपके दरवाजे तक आ रहे हैं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। बेला बिना घबराए कहती है, आइए ठीक है ले लीजिए। अब मंत्री मशाल लेकर उसके घर में कोना कोना झांकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वह बेला से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया और रोजी छज्जे के ऊपर छुपे हुए भालू को नीचे उतार लाती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती हैं। जूलिया भालू की देखभाल कर रही होती है, लेकिन उसका मन अब भी राजकुमार की यादों में डूबा हुआ होता है। अगले सीन में अब भालू घर के बाहर निकल जाता है। रोजी जूलिया से कहती है, अब यह पहले से काफी बेहतर लग रहा है। भालू अब जूलिया के साथ खेलने लगता है, लेकिन दूर पहाड़ी से एक दूरबीन के जरिए दुष्ट बोना यह सब देख रहा होता है। वही बेला जूलिया से कहती है, अब भालू को जंगल में छोड़ दो। तो भालू बिना कोई सवाल किए घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद बेला अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं अभी बाजार जाकर इत्र बेचकर आती हूँ। दुष्ट बोना फिर से अपनी दाढ़ी सहलाता है और फिर से अपना जादू से रूप बदल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है। दुष्ट बोना संत का वेश धारण कर पहाड़ी के पास बैठी जूलिया और रोजी के पास आता है। वो कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक साधु हूँ, मुझे रास्ते में राजकुमार पॉल मिले थे, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। ये सुनते ही जूलिया की आंखें चमक उठती है, क्या सच? वो कहाँ है? बोना मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को आजाद करना होगा। जूलिया हैरानी से कहती है, आजाद कैसे? अब वो जादूगर बोना उनके घर के सामने लगी गुलाब की झाड़ियों के पास ले जाकर कहता है, इन्हें काट दो, तभी तुम अपने असली रूप में लौट पाओगी, ये झाड़ियाँ तुम्हें बांधे रखती हैं। जूलिया चौंक कर अपनी बहन से कहती है, नहीं, ये झाड़ियाँ पिताजी ने हमारी सुरक्षा के लिए लगाई थी, हम इन्हें नहीं काट सकते। बोना झूठ बोलता है, इन्हीं झाड़ियों पर ऐसा जादू है जिससे तुम दोनों कभी भी मनुष्य रूप में नहीं रह पाओगी अगर इन्हें नहीं काटोगी। अगर तुम इन्हें काटोगी तो तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। अभी थोड़ी दूर से छिपा बैठा भालू बना राजकुमार जूलिया को गर्दन हिलाकर इशारा करता है कि बोने की बात मत मानना। जूलिया उसका इशारा समझ जाती है और रोजी को झाड़ियाँ काटने से रोक देती है। अब बोना क्रोधित हो जाता है और वह अपने असली रूप में आकर रोजी से कुल्हाड़ी छीन लेता है और झाड़ियों के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुरक्षा वाली जादुई गुलाब की झाड़ियां उसे राख में बदल देती हैं। बोने की मौत के साथ ही उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और भालू बना राजकुमार जूलिया और रोजी के सामने फिर से इंसान बन जाता है। राजकुमार को दोबारा इंसानी रूप में देख जूलिया बेहद खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं और तभी बेला भी वहां आ जाती है। घर लौटने पर वह अपनी बेटियों से एक छुपा हुआ सच साझा करती है। मैंने तुम दोनों को यह कभी नहीं बताया कि जब तुम्हारे पिता युद्ध पर गए थे, कुछ दिन बाद ही एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि वो शहीद हो गए हैं। ये सुनकर जूलिया और रोजी भावुक होकर कहती हैं, माँ आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेला की आंखें नम हो जाती हैं, इसलिए ताकि तुम दोनों को दुख ना हो। अगला सीन आता है, दूर एक जगह कुछ और बोने एक बर्तन में जादू से सारी घटना को देख रहे होते हैं। उसमें से एक बोना कहता है, हमारे सरदार ने गलती कर दी, लेकिन हम अब दूसरा तरीका अपनाएंगे।
अब अंतिम सीन आता है। राजमहल में राजकुमार पॉल और जूलिया की भव्य शादी हो जाती है। शादी में आए दूसरे राज्यों के लोगों में एक और राजकुमार रोजी को पसंद आ जाता है। रोजी भी अपने परिवार से अनुमति लेकर उस राजकुमार के साथ घर बसा लेती है और इसी तरीके ये जादुई दिल छू जाने वाली फैंटेसी कहानी यहीं पूरी हो जाती है।